आपके चेहरे पे स्माइल ना आए, आप विजुअलाइज नहीं कर पाओगे। इसमें थोड़ी तकलीफ आपको हो सकती है क्योंकि मैं आपको ट्रेनिंग देने वाला हूँ। तैयार है? देखिए, जब आपको अचीवमेंट मिलती है ना, तो अचीवमेंट के साथ साथ थोड़ी जिम्मेदारी भी आ जाती है। छोटा बच्चा जब आपके गोद में होना और अपने छोटे जबान से आपको गाली दे तो आपको बुरा नहीं लगता, आप उसको प्यार करते हैं, बच्चा कितना क्यूट लग रहा है। लेकिन जैसे जब वो बड़ा हो जाता है, उसके ऊपर जिम्मेदारी आती है, फिर ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप उनको टॉफी देते हो, टॉफी के साथ जरूरत पड़ने पर थप्पड़ भी लगाते हैं। तो अब आपका वो लेवल आ चुका है, अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है। तो मैं कुछ कर भी बातें नहीं कर सकता हूँ, पर डर में थप्पड़ नहीं पाओगे। तो यहाँ पे अब हम ट्रेनिंग वाले सेशन में जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप तैयारी कर लें कि उन गलतियों को नहीं करेंगे जिन गलतियों की वजह से लोग इस बिजनेस में आकर के असफल हो जाते हैं। मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता आपको कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं टकराओगे जो कि ये बोलेगा कि मैंने भी ऐसा शुरू किया था और मैं सफल हो गया। आपको मिलेंगे। और यहाँ पे अगर 52-53 लोग अगर यहाँ पे बैठे, इनमें से भी कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन ये वही लोग होंगे जो कि उन गलतियों को कर बैठते हैं जाने अनजाने। कौन सी गलतियां? तो कुछ कारण है असफलता के, जो कारण मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। कितने लोग जो डायरी लेकर के नहीं बैठे यहाँ पे बना दी गई है? ईमानदारी बैठता हो? कितने लोग जो डायरी लेकर के नहीं बैठे, जिनके हाथ में डायरी, जिनके पास डायरी नहीं? आप नहीं होना। ये इसलिए मैंने बोला, मेरे को लगा कि आपके पास नहीं है, आप हाथ नहीं उठा रहे। मैं पूछने वाला था आपको हिंदी समझ आता है? एनीवेज आपके पास डायरी हो गई, सारे लोग के पास डायरी है? यस सर। मैंने आपको बोला हो सकता है ये सेशन थोड़ा सा तकलीफ वाला या बोरिंग हो, लेकिन सहज नोट जरूर। मैं आपके सामने ऐसा नहीं खड़ा हूँ, मेरे पास अचीवमेंट है, आपने सुनी, और मेरे पास बहुत सारे दर्द भरी कहानियां भी हैं जो मेरे ऊपर बीती है, जो गुजरी है, जो कि मैंने अभी आपको नहीं सुनाई। तो उन सालों की ट्रेनिंग से जो मैंने सीखा वो मैं आपके सामने रखूंगा। हो सकता है मैं 20 मिनट या 25 मिनट आपसे बात करूँ, यकीन मानिए इस 25 मिनट में जो चीजें मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, ये कई सालों के तपस्या का नतीजा है। और मेरा ये मानना होता है कि जब मैं कहीं भी कोई भी ट्रेनिंग करने के लिए जाऊँ तो बिना तैयारी के नहीं जाऊँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं एक उम्मीद के साथ बैठे हैं कि मुझे कुछ नया जानने को मिलेगा, नया सीखने को मिलेगा। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके की हो सकता है पेरेंट्स ने 5%, 6% इंटरेस्ट में भी पैसे लेकर के दिया। बड़े सारे लोग हैं, किसने जेवर पे रख दिया मुझे नहीं पता। तो मेरी यही कोशिश होती है कि कोई भी व्यक्ति अगर बैठे मेरी ट्रेनिंग में तो मैं को ज्यादा से ज्यादा चीजें सिखा पाऊँ। मैं यूं ही तरह के कोई डायलॉग बोल करके बात कर जाऊँ। तो मैं तैयार करके आपके सामने आया हूँ, आपके सामने मौजूद हूँ, और मैं 15 से 18 कारण बताना चाहूंगा जिसके वजह से आप फेल हो सकते हैं। तैयार है सुनने के लिए? यस सर। ये ज्यादा लेंदी तो नहीं हो जाएगा आपके लिए? तैयार है? यस सर। तो लिखिए असफलता के कारण। सबसे पहला कारण लिखिए कॉन्सेप्ट को ना समझना। कई दफा हम लोग इस बिजनेस में तो आ जाते हैं लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते। लिखना नहीं है, बस कोई लाइन लिख रहा था, कॉन्सेप्ट को ना समझना, मेरी बात पे गौर कीजिए। कई दफा लोग हमारे बिजनेस पे काम करते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते हैं। ये कॉन्सेप्ट है किस चीज का? तो आप प्रेशर नहीं है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप भी पार्टिसिपेट कीजिए। क्या नाम आपका एक बार थोड़ा बताइए? संदीप जी। ओके संदीप जी, आपके ख्याल से डायरेक्ट बिजनेस क्या है? क्या करना होता है इसमें? लोगों की मदद करना। ओके, उनके एक बार जबरदस्त तालियां होता है, क्लोज हो जाए। आपके ख्याल से ये जो कॉन्सेप्ट है जिसमें काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग, क्या है ये? तो जैसे मैं कि नौकरी या बिजनेस में काम कर रहा हूँ, ये काम है तो नौकरी का काम करना पड़ता है ना, ये तो काम सारी बात कर सकते हैं। सर्किल जबरदस्त क्लोज हो जाए। आप जितने भी लोग यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है और सब 4-5 दिन आराम से बोल सकते हैं।
क्योंकि इतनी नॉलेज, इतना ज्ञान नहीं होता तो आप यहाँ पे नहीं बैठे होते। आप डिजर्व कर रहे जो कि इस जगह पहुंचे, 60 लोग नहीं पहुंचे। एक लाइन जो मैं आपके दिमाग में सेट करना चाहता हूँ अपने हिसाब से, वो ये बिजनेस दूसरों को कामयाब करके खुद कामयाब होने का। इसमें लोगों को पछाड़ना नहीं पड़ता है, लोगों को नीचे गिराना नहीं पड़ता है, लोगों को कामयाब करना पड़ता है। अब सवाल है कि ये करेंगे कैसे? तो इसका सीधा साधा जवाब है अपने डाउनलाइन के सपनों को अपना सपना बना लीजिए। अगर आपने उनके सपने निकलवा दिए और उन सपनों को पूरा करने में अगर उनकी मदद कर दी तो ऑटोमेटिक आप कामयाब हो जाएंगे। मेरा डाउनलाइन है जिनका नाम संदीप है। संदीप से मैंने पूछा तेरा सपना क्या है? शुरुआत में वो नहीं बता पाया और एक दिन फाइनली उसने बोला कि मुझे बुलेट बाइक चाहिए। अब ये अपने गेस्ट को अप्रोच कर रहा है, गेस्ट नहीं आ रहे, कुछ भी रीजन हो सकता है, और एक दिन ये परेशान हो गया, एक दिन ये गिव अप करने के लिए तैयार हो गया कि अब शायद मेरे बस का नहीं है। फिर मैं जाता हूँ इसको लेकर के और अपने बाइक पे बिठा करके लेकर के सीधे पहुंचता हूँ बुलेट के शोरूम में, रॉयल एनफील्ड के शोरूम में, और वहां पे जाकर के वहां पे जो पहला सज्जन बंदा मिलता है मेरे को, उससे मैं बातचीत करता हूँ। फिर उसके बाद एक कोटेशन निकलवाता हूँ कि अगर मुझे बुलेट परचेज करनी है तो कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद मैं उसका ईएमआई के बारे में पता करता हूँ कि कितनी ईएमआई देनी पड़ेगी, और संदीप ये सारी चीज देख रहा है। और फाइनली मैं संदीप को बोलता हूँ कि बोल कौन सी बाइक तेरे को अच्छी लग रही है। और पहली दफा ये शोरूम में पहुंच रहा और ये सोच करके कि एक दिन मुझे भी बुलेट बाइक खरीदनी है। उसके बाद इसको जो बुलेट बाइक पसंद आती है उसको मैं इसको बिठाता हूँ और 3-4 बहुत अच्छी फोटोज निकलवाता हूँ। इसमें कोई रिजेक्शन आएगा क्या? उसके बाद जो संदीप एकदम चेहरा लटका हुआ था, एकदम नेगेटिव बंदा था, जब ये सारी चीजें हुई और वापस से मैं लौट रहा था तो मैं क्या देखता हूँ, गया कोई और संदीप था और आ कोई और संदीप था। और संदीप मनी मन सोचता कि आज से पहले मैंने सोचा तो था किसी ने मुझे मेरे सपने को जीना सिखाए, और अगर ये अप्लाई आज मेरे साथ ये काम कर सकता है कि पहली दफा मुझे रिप्रेजेंट करते हुए मेरे लिए बाइक के बारे में पता कर सकता और मुझे 2 सेकंड के लिए सही, 20 सेकंड के लिए सही ये फीलिंग दे सकता कि ये बाइक मेरी जिस पे कि मैं बैठा था, तो इस बंदे का हाथ, इस बंदे का दामन पे कभी मुझे छोड़ना नहीं। तो दोस्तों सबसे जरूरी, सबसे पहली चीज क्या है कि इस कॉन्सेप्ट को आप समझें। जो इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझते, पता उसको क्या लगता है, मुझे फंसाया गया है, किसी तरीके से अपना रुपए निकाले तो 2-4 लोग को और फंसाना है। हो सकता है ऐसा, आपके मन में भी आ सकता है, मेरे मन में भी आ सकता है। पता है कब आएगा? जब आप और मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। समझ गए ना इस चीज को? जिस दिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको मजा आ जाएगा काम करने में। आप लोगों को बोल पाओगे कि आपका चार्ज डायरेक्ट मुझे चाहिए 15 दिन के अंदर। घर नहीं जाना है इस बार, कम से कम 2 डायरेक्ट तो चाहिए। सिल्वर हुआ था, घंटे नहीं करना है, सिल्वर कुछ नहीं होता, ओके बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पे आपकी कामयाबी खत्म नहीं होती, तो शुरुआत है, हमारे को डायमंड करना है। मई महीने में टाल कटरा में 5000 लोगों के सामने ट्रॉफी पे करनी है। क्लियर है दोस्तों? सबसे पहला जो असफलता का कारण हो सकता है लोग छोड़ करके चले जाते हैं, वो कारण क्या है कि लोग कॉन्सेप्ट को नहीं समझते। सेकंड कारण देखिए, इमोशनल होकर के डिसीजन लेना। इमोशनल होकर डिसीजन लेना। याद रखिए दोस्त, आप नौकरी नहीं कर रहे जहां पे आप अकेले काम कर रहे हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हो सकता है आप शादीशुदा नहीं है लेकिन 2-3 बच्चे हैं आपके, ठीक समझ गए ना? तो जिनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर, तो इमोशनल होकर के डिसीजन मत ले। हम भी रोने लगी कॉल करके, बेटा तुम 19 साल का, 19 साल में एक बार भी नहीं हुआ कि ईद में तुम मेरे साथ नहीं था, नहीं मनाएंगे हम ईद, और हम भी इमोशनल, हम भी फोन पे लगे फुट करके रोने के लिए। गलत है। हम भी इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उससे अपने एक बच्चे की फिक्र हो रही है। भाई आप उन लोगों के बारे में नहीं सोच रहे जो 3 बच्चे आज आप पे डिपेंडेंट है। उन 3 बच्चों के साथ ईद कौन मनाएगा? उन 4 बच्चों के साथ होली कौन मनाएगा जो कि अभी आपके साथ है? इमोशनल होकर के डिसीजन नहीं लेना। मेरी अपलाइन अभी जो पार्ट आया लंच ब्रेक, मैंने देखा उनके प्लेट में सलाद था,
मैं भी वहां पे खड़ा था, उनकी दूसरी डाउनलाइन भी खड़ी थी, ना मेरे पेट में सलाद था ना उनके पेट में सलाद था, मेरे उस अपलाइन ने उस डाउनलाइन को सलाद दे दिया। क्यों? मुझे क्यों नहीं दिया? हमेशा वो ऐसा ही करते हैं, उसको ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे कम प्यार करते हैं। इमोशनल डिसीजन मैं नहीं कर रहा था। अपलाइन स्टेज पे पहुंचे जिनके पास 5-6 डाउनलाइन है और अपलाइन ने उस डाउनलाइन का नाम ले लिया कि आपने जो कुछ किया इन लोगों की वजह से, और अपलाइन मेरा नाम लेना भूल गई। अच्छा, उस बिल्डिंग में जितने लोग हैं ना उसमें सबसे बड़ा रेकॉर्ड किसका? मेरा। मुझे ही भूल गए, अब मैं दिखाता हूं कैसे होता है। ये देखो छोटी छोटी चीजें हैं, इमोशंस को बिजनेस पे हावी नहीं होने देना चाहिए। आप में से ज्यादातर लोगों ने मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी देख रखी होगी। जब ऑपरेशन की बारी आती है तो उसको नहीं जाने दिया जाता है, पिताजी माफ कीजिएगा मैं मिस कर रहा हूँ, शायद 3 इडियट्स का सीन है या तो 3 इडियट्स है या फिर मुन्ना भाई एमबीबीएस है, जिसमें अपने बेटी का जब ऑपरेशन करने की बारी आती है तो उस डॉक्टर को नहीं जाने दिया जाता जो डॉक्टर होने के साथ साथ पिता भी। बोला ये जाता कि हो सकता है आपने सैकड़ों ऑपरेशन किए होंगे, सैकड़ों सर्जरी आपने किए होंगे, लेकिन वो पेशेंट था, आप डॉक्टर थे, वो आपका प्रोफेशन था, लेकिन जब बेटी की सर्जरी की बारी आएगी तो आपका हाथ कांपे। तो हमेशा याद रखिए, अंग्रेजी में एक लाइन बोली गई है, बिजनेस एंड इमोशंस नेवर रेस्ट टुगेदर। बिजनेस और इमोशन दोनों कभी भी साथ नहीं रह सकते। तो जब बिजनेस डिसीजन लेना हो तो आपको इमोशनल होना नहीं। क्लियर है ना? इमोशनल होकर के कभी भी भावना में आकर के डिसीजन ना लें। ज्यादातर हम लोग ऐसे टाइप पे गलत डिसीजन ही लेते हैं। थर्ड देखिए, आपका पैशनेट ना होना, आपका पैशनेट ना होना। पैशनेट को हिंदी में बोलते हैं जिसको पक्का जुनून कहते हैं, जुनूनी ना होना। बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन ये है, आपका जुनूनी ना होना। अब बोलेंगे सर इसकी क्या जरूरत है? हो सकता है आप 3 दिन रेस्ट कर रहे हैं, नॉर्मल छोटी छोटी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं और अचानक से इस बार आपको पता लगता है कि 12 से 13 लोग आ चुके हैं आपकी टीम में जो आप अप्रोचिंग कर रहे हैं। आपने सुबह का खाना नहीं खाया, लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, दूसरी मीटिंग की, आपने तीसरी मीटिंग की, आप चौथे को समझा रहे हैं, आप 5वें को समझा रहे हैं कि अचानक से पता लगा कि आपके उस वाला मीटिंग में फिर बात हो गई और जहां पे जाकर के आपको फिर क्लियर करना है। तो मुझसे और आपसे ये काम कौन करवाता है? आपका जुनून। सिंपल सा फॉर्मूला है, 4 साल आप दे दीजिए। मैं 4 साल बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप 6 महीने 8 महीने में कामयाब नहीं होंगे, बेशक कामयाब हो। कई सारे लोग हैं, मैं कह रहा हूं 4 साल अगर आपने दे दिया डायरेक्ट सेलिंग को तो जो 40 साल वाली जो जिंदगी होती है आम जिंदगी, उस पर भारी पड़ जाएगी। 1 लाख आपको रुकना नहीं है ना, दूसरे साल हो सकता है आप 2 लाख पे पहुंचे, तीसरे साल हो सकता है 3 लाख पे पहुंचे, चौथे साल हो सकता है 4 लाख पे पहुंचे। तो ये 4 साल आपका जूस भी निकलेगा और आपका जुलूस भी निकलेगा। और आप क्या सोचेंगे हमदर्दी आपसे जताया, ऐसा होने वाला नहीं। 2 बात हो सकती है, आज ये कुछ बहाने देंगे, मान के चलो बहाने देते हो आप बहाने देते हो। मैंने बोला सालों में हाँ कहा गया, आज हो सकता है ये बहाने दे और मैं इनके बहानों में आ जाऊं, इनको बड़ा अच्छा लगेगा कि मेरी जो अप्लाई है वो मेरी बात सुनती है। और अगर इनके बहाने को मैंने मान लिया, आज इनके नजर में मैं अच्छा बन गया, 1 या 2 महीने में बिजनेस से बाहर हो गया और बाद में मुझे गालियां दी, मेरा रुपए लगाया, मेरा पैसा खर्चा, लेकिन आज इनके बहाने को मैं नहीं सुनता हूँ और आज इनके लिए मैं बुरा प्लान बनता हूँ, लेकिन 2 महीने में डायमंड बना देता हूँ, एग्जीक्यूटिव डायमंड बना देता हूँ, 6 महीने में ग्राउंड एम्बेसडर बना देता हूँ, 1 लाख के इनकम में पहुंचा देता हूँ, जिंदगी भरी ऐसा हो जाएगा। हाँ है ना? तो ये जरूरी है कि आप पैशनेट होकर के काम करें। पैशन अगर नहीं रहेगा तो बात नहीं होगी। अभी भी इतने देर से आप मुझे सुन रहे हैं, डरते घबराते धीरे धीरे धीमे और कमजोर आवाज में अगर मैं आपसे बात करता, आप सुनते हैं क्या? आप सुनते क्या? इस बात में कोई अच्छा, अभी मैंने बहुत सारा खाना खाया, बड़ा अच्छा खाना खाया, तो भी ऐसी आवाज निकलेगी। और अगर 2 दिन में भूखा ना होकर ट्रेनिंग लेनी हो, 50 लोगों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर हो, तो भी ऐसी ही आवाज निकलेगी। कई दफा मेरे साथ ऐसा भी होता है कि मेरे एक सेशन में 3-3 हजार लोग होते हैं, तब भी मैं वही 100% देता हूँ। और कई बार ये भी होता है कि मेरे सेशन में केवल 30-22 लोग होते हैं, तो फिर मैं उसी पैशन के साथ काम करता हूँ। और आज मेरी अचीवमेंट ये नहीं है
कि मैंने 2 लाख रुपए महीने का कमाया, या गाड़ी मैंने खरीदी, विदेश यात्रा मैंने अचीव की। मेरी अचीवमेंट आज ये है कि एक डायरेक्ट सेलर के अंदर जो पैशन होना चाहिए, मेड अप्लाइज उस सिस्टम ने वो पैशन मेरे अंदर भरा। तो तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है? कामयाबी ना पाने के लिए, असफलता होने का जो कारण है वो क्या है? आपका पैशनेट, आपका ना हो। चलिए चौथे कारण की तरफ हम लोग मूव करते हैं। हाँ जी, चौथा कारण है अपनी गलती को स्वीकार ना करना। अपनी गलती को स्वीकार ना करना। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको झुकना पड़ेगा, समर्पित करना पड़ेगा। किनके सामने? अपने सीनियर्स के सामने। बहुत सारे लोग ईगो पे ले लेते हैं इस बात को, और अगर अप्लाई को लगता है कि यहाँ पे कुछ गलती हुई है और अप्लाई बोलते और हम खुद को सही साबित करने में लगता है। हो सकता है मैं बहुत कमजोर हूँ और सर की हाइट अच्छी है, सर की लंबाई अच्छी है, बॉडी बहुत बढ़िया बना रखा है, मैं बड़ा कमजोर हूँ, लेकिन अगर मैं सीनियर हूँ तो इनको मेरी बात माननी चाहिए। हिम्मत इसमें नहीं कि आप कुछ उठाकर फेंक दोगे, कुछ भी सुना दोगे। अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट करना सबसे बड़ी हिम्मत तो इसमें। तो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि गलतियों से ही आप सीखेंगे। और अगर आप गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक बार 2 बार आपका अपलाइन आपको समझाएगा, बताएगा, और तीसरी बार वो बताना समझाना छोड़ देंगे। हम छाती चौड़ा कर लेते हैं कि मेरा सीनियर मुझसे बहस कर रहा था, मैंने तो उसे हरा दिया। अरे वो नहीं आ रहा है, तुम हारो, क्योंकि तुमने वो दरवाजा बंद कर दिया जहां पे तुम्हारे अंदर सुधार हो सकती थी, तुम्हारे सीनियर तुम्हारे को बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये बड़ा बढ़िया है, फोकस का बिखर जाने का। लेकिन फोकस समझते हैं ना? फोकस का बिखर जाने का। यहाँ पे ज्यादातर यंगस्टर है और बड़ा पंगे का सौदा है। आप किसी काल का बात ऐसे कुछ एग्जांपल हुए जो मेरे जानकारी में है। एक बड़ी विचित्र चीज है जिसको भी कहते हैं लड़की। ये फोकस बिगाड़ने का ना बड़ा इंटरेस्टिंग आइटम है। कैसे मैं आपको बताता हूँ। अब शहर की बात छोड़ो, राज्य की बात छोड़ो, देश की बात छोड़ो, पूरे धरती की बात छोड़ो, प्लानेट का जो सबसे खतरनाक चीज आपका फोकस बिगाड़ने के लिए हम लड़कों के लिए वो क्या है? मैं साबित करता हूँ कैसे। पीके मूवी तो आपने देखी होगी। पीके मूवी में किसी दूसरे कॉलेज से एक व्यक्ति आता है, साइंटिस्ट है वो, एस्ट्रोनॉट है वो। मेरे ख्याल से किसी दूसरे ग्रह के बारे में पता करने के लिए किसी बेवकूफ को नहीं भेजा गया, उस व्यक्ति को भेजा गया होगा जो उस धरती का, माफ कीजिएगा, उस प्लानेट का सबसे दिमाग वाला व्यक्ति या फिर समझदार व्यक्ति हो। उसको भेजा गया था किस चीज के लिए? कि जाओ वहां पे जाकर के पता करो कि वहां पे जीवन है या नहीं, कैसी क्या लाइफ स्टाइल है लोगों की, कैसे क्या सोच है। और वो बेचारा आ करके इतना सारा कैसेट रिकॉर्ड कर लेता है, इसके लिए, एक लड़की की आवाज के लिए। अब समझो, तो किसी दूसरे ग्रह का, जिसमें पता नहीं कितने सारे लोग होंगे, सबसे टैलेंटेड व्यक्ति, उसका भी फोकस बिगाड़ दिया इसने, अनुष्का शर्मा ने। पता नहीं आपने इस मूवी को इस एंगल से देखा ही नहीं देखा, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आप देखने में गलत तो नहीं बोल रहे। तो देखिए, आपकी जो एज है ना, यहाँ पे ये पंगा होगा। अप्लाई बोलेगी कि अप्रोचिंग करो, हम दिमाग ये लगाएंगे, हमने तो किसी को टाइम दे रखा है। वो कह रहे थे कि 7 बजे थी, वो किचन में चली जाती है, 6 से 7 के बीच का टाइम होता है, और उसी टाइम में जो जाली वाला लाइन है वो हमसे अप्रोचिंग करवाते हैं। 4 दिन से बात नहीं हो पाई है, हो सकता है। और दोस्त एक बात समझिए, ये जो 17 साल से लेकर जो 34 साल की जो एज है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें अगर आप किसी ऐसे चीज में अगर पड़ गए, अगर वो लड़की कामयाब नहीं हो पाई, कोई दिक्कत नहीं, आपके तरफ शायद आपको बढ़िया दिखने वाला कोई लड़का उसका हाथ काम करके लेकर के चला जाए, उसकी जिंदगी सेट हो जाएगी। लड़कोगे तुम, और फिर आप सोचोगे यार 5 साल दिया किसको, जिसको दिया वो तो किसी दूसरे के घर में बर्तन मांज रही है, और बोलेगी मेरी बात करने की। आप समझ गए ना? यस सर। इसको बुरा तो नहीं लगा? नो सर। अगर लगेगा तो पूछ लूंगा, नाम बताओ क्या है।
तो दोस्त यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना फोकस बना करके रखना है। एक और बात है, कुछ लोग मुझे ज्ञान देते हैं, सर वंश भी तो आगे बढ़ाना है, तो टेंशन मत लो, उसके लिए आपके मम्मी पापा हैं, और एक बार दोस्त अगर कामयाब हो गए ना, बड़े सारे अच्छे रिश्ते आपके पास आएंगे। यहाँ पे जिसके वजह से आप अपने समय को खराब करेंगे ना, बाद में वही आपको बोल देगी कि तुम खुश रख पाओगे। आई लव यू बोलने से काम नहीं चलता है, 2 वक्त की रोटी नहीं चाहिए, 2 वक्त का पुलाव और मटन चाहिए, शाही पनीर भी चाहिए, जो तुम देने वाले नहीं। तो अपने फोकस को बना करके रखिएगा, सही जगह लगाइएगा, गलत जगह ना भटकने दीजिएगा। देखो एक एग्जांपल मैंने यूज किया था केवल, और भी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट लिखिए, नियमों और अनुशासन को ना मानना। देखो बातें केवल सुनने वाली लग रही होंगी, लेकिन बहुत इंपैक्टफुल है। इसी की वजह से लोगों का बिजनेस बना है, टूटा है। जब मुझे ये बात पता लगी कि मुझे ऐसे लोगों की मीटिंग करनी है जो कि जिम्मेदार हैं, जिनके पास टीम है 1-2 लोगों की, तो मैंने यही डिसाइड किया कि लोग गड़बड़ कहाँ पे करते हैं, और यही पॉइंट है जिनको कि आपने अगर ध्यान में रखा, उसको बचा करके रखा, तो कामयाब हो जाएंगे। नियमों और अनुशासन को ना मानना। पत्थर ईश्वर से शिकायत करता है। कौन सा पत्थर? जो मंदिर में जब लोग जाते हैं ना, तो एक जगह फर्श सा होता है, जो सीढ़ियां बनी होती है, जहां पे लोग अपने चप्पल को, जूते को उतार देते हैं। तो वो पत्थर ईश्वर से शिकायत करता है कि मैं भी उसी चट्टान से बना, जिस चट्टान से ये मूर्ति बनी। उस मूर्ति पे लोग फूल भी चढ़ाते हैं, उसके आगे हाथ भी जोड़ते हैं, पूजा और आराधना भी करते हैं, और मैं भी उसी चट्टान से बना पत्थर, मुझे लोग रौंद के चले जाते हैं। मुझे जूतों की धूल मिलती है, चप्पल की धूल मिलती है। ऐसा क्यों? वो भी तो उसी चट्टान से बना है, और वो मूर्ति भी तो उसी चट्टान से बना है। तो ईश्वर फिर उस पत्थर को जवाब देते हैं। बात दरअसल ये है कि जब चट्टान को मूर्ति बनाने की कोशिश की जा रही थी, तो तुम कमजोर निकले। जब तुम्हारे को कोई स्वरूप दिया जा रहा था, आकार दिया जा रहा था, तो तुम उस वार को, उस दर्द को सह नहीं पाए। तो तुम्हारा नाम वहां से हटा दिया गया, जहां पे कि तुम मूर्ति बन सकते थे, और तुम्हारे को वो पत्थर का, वो शिला, जो भी शिला का जो पत्थर को बना दिया। तो दोस्त ये अनुशासन है, जो कि आपके अपलाइंस, आपके फ्रेंचाइजी वाले, आपके सीनियर्स, आपके वीसी, जो भी आपको हैंडल करते हैं, वो आपके ऊपर लगाते हैं। इन नियमों का पालन आपको करना है। इन अनुशासन का पालन अगर आप करेंगे, तो कल को डायमंड भी बनेंगे, एग्जीक्यूटिव भी बनेंगे। नहीं तो हम क्या बोलेंगे, 3 महीने तो मुझे भी हो गए, मैं तो कामयाब नहीं हुआ, और वो फलाना लड़का जो पास की दूसरी बिल्डिंग में रहता है, सुनने में वो एग्जीक्यूटिव हो गया। कारण समझ के दोस्त क्या है, क्या? वही अनुशासन। जो अनुशासन लोग कैलकुलेशन करते हैं, बोल दिया गया कि इस चीज के लिए इतना रुपए देना है, लोग ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं। कैसे? मुझे नहीं पता भी आप लोगों का कैसे अरेंजमेंट हुआ, या आपके सीनियर में क्या होगा, आपके फ्रेंचाइजी ओनर में क्या होगा। हम कई दफा सीनियर बन जाते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, डोंट टीच योर फादर हाउ टू मेक बेबीज। समझे कोई? डोंट टीच योर फादर हाउ टू मेक बेबीज। समझ गए? बच्चे कैसे बनाए? ओके, बैठ जाओ। सिंपल सी बात मैं बताता हूँ, पप्पा को मत सिखाओ कि पप्पा कैसे बनते हैं, उनको पता है इसलिए तुम हो यहाँ पे। देखिए नेगेटिव सेंस इस बात को मत लीजिएगा, बीच में थोड़ा सा ह्यूमर भी जरूरी है। तो ये सब अनुशासन की वजह से होता है। जो अपलाइंस बोले, जो सीनियर बोले, उसको मानिए। आप अगर अनुशासन और नियम को अगर तोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। एक जो रॉकेट है ना, एकदम टाइमली निकलता और टाइमली पहुंचता है जिस भी जगह उसको पहुंचना है। एक छोटा सा भी नट या फिर बोल्ट उसका अगर ढीला रह गया ना, उसमें आग लग जाती है और वो फेल हो जाता है। ये नट बोल्ट क्या है? वही अनुशासन। थोड़ा भी अगर आपने इसको तोड़ा तो फिर आप सीख नहीं पाए। तो मेरी तो यही कोशिश होती है कि इवन जो ड्रेस कोड है हमारा, लोग उसको भी ध्यान में रखें। यहाँ पे लोग रंग बिरंगे कपड़ों में बैठे हैं, मैं इससे कुछ बोलने वाला नहीं हूँ, लेकिन मेरी यही कोशिश होती है कि एटलीस्ट हम सारे प्रोफेशनल हैं, उसका एक अलग इमेज बनता है। कल को आपकी टीम अगर मान लो फरुखाबाद में, और कल को में से कुछ लोगों को किसी दूसरी जगह जाने का मौका मिला, तो अगर वहां पर
आपको मेंटेन्ड है तो उनके मन में ख्याल आएगा कि फालतूवाद वाले जो हमारे लीडर है वो अच्छे नहीं है। एक उदाहरण बस मैं आपको दे रहा हूँ। तो अनुशासन के 7 हड्डियों और बेस्ट से बेस्ट डिसिप्लिन और अनुशासन आप कैसे बना सकते हैं, इससे आपको फोकस करना है। नेक्स्ट लिखिए, नए कदम उठाने से डरना। नए कदम उठाने से डरना। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बोला जाएगा कि आप स्टेज पे जाओ, आप डरेंगे, बोलेंगे सर हम कभी गए नहीं। आप में से बड़े सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये बोला जाएगा कि आप अपने रिश्तेदार को एक सेल्फ केयर ट्रीट करें। आप बोलोगे मतलब मौसी के लड़के को इनवाइट करना है, नहीं सर उनको नहीं करना। मैंने कभी ऐसा किया नहीं है, बिजनेस की बातें नहीं की है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, पहली दफा आप जीवन में हर बार कुछ न कुछ तो करते हैं। अगर डरेंगे, अगर घबराएंगे तो फिर आप उस बिजनेस में कामयाब नहीं होंगे। नई चीजों को अपनाइए। जैसे मैं आपको बोलूंगा कि टाई पहनना है, अब हो सकता है आप अपोज करें, आप मना करें कि नहीं सर मैं नहीं पहन सकता। एक उदाहरण दे रहा हूँ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अपने अंदर बदलाव लाना जरूरी है। अगर इस सिस्टम का डिमांड हो, इस फ्रेंचाइजी का डिमांड हो, इस बिजनेस का डिमांड हो, कुछ नई चीजें करने के लिए वो चीजें जिससे कि आपके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचे, ये भी जरूरी है, तो उसको जरूर कीजिएगा। कुछ ना कुछ नई चीजें तो आपको करनी पड़ेगी, ट्राई करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो इस वजह से भी लोग इस बिजनेस से बाहर हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अपने काम से प्यार ना होना। अपने काम से प्यार ना होना। एक इंसान कई साल तक बिल्डर का काम करता है, किसी के यहाँ नौकरी करता है, और फाइनली एक समय आ जाता है उसके रिटायरमेंट का। वो अपने मालिक के पास जाता है और कहता है कि मालिक अब मेरी रिटायरमेंट का टाइम आ चुका है, अब मैं जाना चाहता हूँ, मैं थक चुका हूँ ऐसे भी इस काम से, अब मुझे छुट्टी दीजिए। तो मालिक बोलता है बात तो तुम सही कह रहे हो, रिटायरमेंट का तुम्हारा समय आ चुका है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है मेरी कि काम छोड़ने से पहले एक मकान को और प्लीज बना दो। अब मकान 2 दिन में तो तैयार होता नहीं। ये बेमन से मालिक को बोल देता है ठीक है, और अंदर ही अंदर गालियां देता है कि जिंदगी भर तो इसने मेरा शोषण किया क्योंकि मेरा मालिक था, और आज क्योंकि मेरा रिटायरमेंट का टाइम आ चुका है, उसके बावजूद इसको चैन नहीं है, रिटायरमेंट के बाद भी वो काम मुझसे कराना चाहता है, और बेमन से वो काम करना शुरू कर देता। बेमन से ईंटें मंगवा रहा है, बेमन से वो रेत मंगवा रहा है, बेमन से मजदूरों से काम करवा रहा है। जो 2-3 महीने का समय लगा, उसके बाद मकान फाइनली तैयार हो। अब जो उसी तरीके से चेहरा करके मालिक के पास जाता और कहता है मालिक मेरा जो रिटायरमेंट का टाइम आ चुका था, आपने बोला था आपसे मकान बनाने के लिए, ये लोग चलो मुझे छुट्टी दो। तो जैसे मालिक के आगे वो चाबी बढ़ाता है तो मालिक वो चाबी लेकर के वापस उसको लौटा देता और कहता है कि जिंदगी भर तुमने काम किया हमारे कंपनी में, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा। और जैसा उसको मिलता वो सर पकड़ लेता अपना, और फिर याद करता कि इतने साल तक मैंने इतने अच्छे मकान बनाए, इतना बढ़िया महल बनाया, इतना खूबसूरत घर बना करके औरों को दिया, और जब बारी मेरी आई तो बेमन से इतना घटिया मकान मैंने बनाया, सर पकड़ने पड़ा। मैं बताना क्या चाहता हूं आपको दोस्तों, अगर आपका काम है तो उस काम को प्यार कीजिए। बेमन से करेंगे तो आपसे ज्यादा पछतावा किसी को नहीं होगा। आपको नहीं पता कि वो जो प्यार से काम से आप करते हैं कब कौन सा वो सुनहरा रिजल्ट ला करके आपको देगा। बेमन से करोगे तो बेमन से गेस्ट आएंगे, बेमन से गेस्ट आपके चले भी जाएंगे, बेमन से आप ट्रेनिंग अटेंड करोगे तो समझ में भी नहीं आएगा। तो अपने काम से प्यार करना पड़ेगा, अगर जो नहीं करते हैं तो वो असफल हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कॉम्प्लिकेटेड लेकिन लिखिएगा, रचनात्मक बनकर परिस्थितियों से ना सीखना। रचनात्मक बनकर परिस्थितियों से ना सीखना, ना सीखना।
हो सकता है मैं कॉम्प्लिकेटेड हो, मैं आसान शब्दों में बताता हूँ। सिचुएशन क्या है, क्या होगा, ये हमारे कंट्रोल में कभी नहीं, लेकिन हम कैसे रिएक्ट करेंगे ये हमारे कंट्रोल में। ये नेचर, ये प्रकृति, ये ईश्वर हमारा उस पे जोर नहीं है। वो हमारे साथ क्या करेंगे इस पे हमारा जोर नहीं है, लेकिन वो जो करेंगे हम उसको कैसे हैंडल करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, ये पूरे तरीके से हमारे हाथ में। तो परिस्थिति खराब से खराब क्यों ना हो, रचनात्मक तरीके से, अपने क्रिएटिविटी से आप उसको बेस्ट बना सकते हैं। एक बड़ी अच्छी लाइन बोली गई है, दूध फटने से परेशान वो होते हैं जिनको पनीर बनाना नहीं आता। दूध फट सकता है, नहीं वो हमारे हाथ में, लेकिन फटे हुए दूध का पनीर बना। खाना खाया, पनीर कैसा था उसके लिए दूध तो बाहर आ गया था, समझ गए ना। तो परिस्थिति क्या हो गई है हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन रिएक्ट कैसे करेंगे ये हमारे। हिंदी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, सब में क्वेश्चन मार्क आता है, देखा आपने? क्वेश्चन मार्क कैसा दिखता है? यूं चेहरा झुका हुआ, कैसा? यूं झुका हुआ, और वही पे एक्सक्लेमेशन साइन होता है, डॉट सीधा। एक्सक्लेमेशन साइन समझ गए ना? वाओ, जब आप बोलेंगे वाओ, आगे कौन सा साइन आता है? एक्सक्लेमेशन। अभी आप जिस लेवल पे हैं बहुत मोटा पैसा नहीं कमा रहे हैं, कमा रहे हैं क्या? यह आपका स्ट्रगलिंग फेज है, एक लेवल को आपने क्रॉस कर दिया, ये तो है, तभी आप यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन ये आपकी मंजिल नहीं, आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी आपकी लाइफ में चैलेंजेस बड़े सारे हैं, हैंडल कैसे कर दो सिचुएशन को, क्या डिपेंड करेगा। मैं आया, लाइफ चली, तो मैं क्या बोलता हूँ? लाइफ चली गई, गौर कीजिएगा। मैं आया और मैंने क्या बोला? लाइफ चली गई, क्वेश्चन मार्क। मैं आया, लाइफ चली गई, मैं क्या बोलता हूँ? जैसे मैं अंदर आता हूँ, क्या लाइफ चली गई, सिचुएशन वही है। पहले मैंने क्या बोला? लाइफ चली गई, क्वेश्चन मार्क, तो डन। मैं आया, क्या लाइफ चली गई, गेस्ट आए थे आपके, भाग गए मान लो, क्या आपका गेस्ट फिर से चला गया। सिचुएशन देखो, गेस्ट तो गया, आप क्या कर सकते हैं? हो सकता है ऐसा, सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम रिएक्ट कैसे करेंगे ये हमारे कंट्रोल में। तो बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग में जैसा कि मैंने आपको बोला, जूस भी निकलेगा, जुलूस भी निकलेगा, बहुत चैलेंजेस है। सिचुएशन को लेकर हैंडल कैसे करना है, रिएक्ट कैसे करना है, ये आपके सीनियर मेरे डाउनलाइन आकर के मुझसे कहते थे, सर पापा की कॉल आई, उन्होंने बोला कि अगर 2 दिन के अंदर तुम घर पे नहीं आए ना तो चौखट पे फिर कभी खत्म हो जाएगा। तो डाउनलाइन को ये लगा कि मैं बोलूंगा यार ये तो बड़ा पंगा हो गया। जैसे डाउनलाइन मुझे बोला, मैंने बोला मुबारक हो, यही तो कामयाबी का लक्षण है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। तो दोस्तों ये जो सिचुएशन है, इसको हैंडल कैसे करना है, किस पे निर्भर करेगा? आपका। बुरे से बुरे वक्त को आप क्या कीजिए? एंजॉय कीजिए। बुरा से बुरा अगर आपके साथ हो जाए तो आप सोचिए कमाल है, मजा आ गया, इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? अब जितना होना था वो हो चुका, कामयाब होकर के इस माइंडसेट के साथ आपको काम करना पड़ेगा, नहीं तो आपको गर्मी भी लगेगी, आपको इस बात की तकलीफ होगी कि रूम में ज्यादा लोग हैं, आपको इस बात की तकलीफ होगी कि टाइम में वॉशरूम नहीं जा पा रहे हैं, आपको इस बात की तकलीफ होगी कि जिंदगी में कभी इतना जेंटल किसी को मैंने नहीं सुना, आपको इस बात की तकलीफ होगी कि घर पे सब लोग सिर्फ नॉनवेज दिखाते हैं, ये लोग पता है कि लगता है, हो सकता है। तो सिचुएशन पे कंट्रोल आपका नहीं है, लेकिन सिचुएशन को हैंडल कैसे करेंगे, रिएक्ट कैसे करेंगे, इस पे पूरी तरीके से आपका कंट्रोल है। रिएक्शन कैसे देना है? क्वेश्चन मार्क के थ्रू, एक्सक्लेमेशन साइन के साथ। नेक्स्ट देखिए, मजबूत विश्वास की कमी। सिर्फ विश्वास की जरूरत नहीं है, मजबूत विश्वास की जरूरत है। आप में से बड़े सारे लोग सपने देखते होंगे और डायरेक्ट सेलर बनने के बाद आप 100% देखते ही होंगे, लेकिन सपना ऐसा जिसको कि आप फील कर पाए। कैसे फील कर पाए? आप अंदर तो किसी
उसको महसूस करें। आपके शरीर को पता नहीं लगता है कि क्या सच है और क्या झूठ है। जो आप इमेजिन कर रहे हो केवल इमेजिनेशन नहीं, रियलिटी है। आप बोलेंगे कैसे मैं फील कराता हूँ। इमेजिन कीजिए कि आपका हाथ आगे है जिसको आप देख रहे हो और आपके हाथों में बड़ा खूबसूरत येलो कलर का गोल रस भरा नींबू जिसको आप देख रहे हो और बाएं हाथ से आप चाकू लेकर के उसको काटते हो और काटने के बाद अपनी जीभ भी निकाल करके उसके रस को काटते हो। इमेजिन किया? अच्छा किसके मुंह में पानी सा आया नहीं आया? फील हुआ नहीं हुआ? नहीं सुन तो आपके पास नींबू आया था क्या रियल में? नहीं। लेकिन जो मेरी बात को ध्यान से सुन रहे थे और इमेजिन कर रहे थे, आपके शरीर को पता नहीं लगा और शरीर की बात को छोड़ो, एटलीस्ट आपकी जुबान को पता नहीं लगा। समझ गए इस चीज को? तो सपने केवल इसलिए मत बोलिए क्योंकि अपने अपलाइन को इम्प्रेस करना है कि हाँ सर मेरे पास भी सपना है, हाँ सर मैं भी ये हासिल करना चाहता हूँ। उस सपने को आपको जीना पड़ेगा। और जैसे नींबू के बारे में सोच करके चाकू से काटने के बाद आपने रस टपकाया, जुबान को पता नहीं लगा, पानी आना शुरू हो गया, वैसा ही आपके सपनों के बारे में सोच करके आपके साथ होना चाहिए। और केवल होना नहीं चाहिए सपने, बल्कि उसको उतना ही विश्वास भी होना चाहिए, यकीन भी होना चाहिए। एक रेगिस्तान में इंसान ट्रेवल कर रहा होता है, सफर कर रहा होता है, बहुत थक चुका होता है, उसके पास जो पानी होता है वो पानी भी खत्म हो चुका होता है, वो बड़ा परेशान होता है और ढूंढने की कोशिश करता है कि कहीं कुछ पानी का एक कतरा भी मिल जाए। और भटकते भटकते फाइनली वो एक जगह पहुंचता है जहां पर उसको एक ट्यूबवेल दिखता है जिसको चापाकल बर्मा लगा नाम से हम समझ गए ट्यूबवेल। फिर बड़ा खुश होता है कि रेगिस्तान में ट्यूबवेल है, वो पानी चलाना चाहता है लेकिन देखता है कि पानी नहीं होता ना, आप चलाकर पानी नहीं आता। फिर अचानक से हैंडपंप, अचानक से बगल में उसकी नजर पड़ती है, वहां पर उसको ग्लास देखता है जिसमें कि पानी है। सोचता कि चलो ट्यूबवेल ना से कम से कम एक ग्लास तो पानी पी लेता हूं मैं। लेकिन जैसे ग्लास को वो उठाता तो नीचे एक पर्ची उसको दिखती है। पर्ची पे क्या लिखा होता कि जो भी व्यक्ति इस ग्लास को उठाया है, जिनके हाथ में ये पर्ची गई है, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इस पानी को ना पिए, बल्कि इस पानी को इस ट्यूबवेल में डालिए और जब आप इस पानी को ट्यूबवेल में डालेंगे, आप अगर चलाएंगे ट्यूबवेल तो आपको पानी मिलेगा। अब ये इंसान सोचता है कि बहुत मुश्किल के बाद इतना पानी मिला है, पर ट्यूबवेल देख करके लगता नहीं कि इसमें पानी आएगा। और अगर ये मैंने पानी डाल दिया, पानी नहीं आया है, तो जो मेरी प्यास बुझ सकती थी वो प्यास भी नहीं बुझी। अब ये असमंजस में आ जाता है। देखिए हमारे जिसको ना भेड़िया होता है, अच्छा भेड़िया, बुरा भेड़िया, फरिश्ता, शैतान। एक तो पॉजिटिव बातें करेगा, एक तो नेगेटिव बात करेगा। पॉजिटिव वाला कहता है कि नहीं हो सकता है ऐसा करो, नेगेटिव वाला बोलता पागल है, तो सोच ले जो पानी है वो भी चला जाएगा। फिर ये हिम्मत दिखाता उस ग्लास के पानी को डाल देता है ट्यूबवेल में। जब ये ट्यूबवेल को चलाने की कोशिश करता तो पानी नहीं आता। ये बार बार कोशिश करता, कोशिश करता, लेकिन पानी नहीं आता। तो लास्ट में थक हार कर उस हैंडल को पकड़ के निराश होकर के बैठ जाता। लेकिन जैसे ये बैठता है पानी निकल आता है और ये बड़ा खुश होता है, आराम से जी भर के नहाता है, अच्छे से अपनी प्यास बुझाता है, अपने पास पानी भी रख लेता है और जाते वक्त ये वही काम करता है कि एक गिलास पानी भर करके इस पेपर के ऊपर रख करके जाता है। लेकिन उसको लाइन क्या लिखा होता है, इस गिलास के पानी को ट्यूबवेल में डालिए आपको पानी मिलेगा। ये लाइन लिखी हुई थी ना, उसके नीचे एक और लाइन लिख देता है, विश्वास करो मेरे दोस्त ऐसा होता है। तो आपको इस बिजनेस में अगर कामयाब होना है तो सबसे पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर कामयाब नहीं होंगे। और 100% विश्वास करना है, डाउट के साथ नहीं। 10 लीटर दूध में आप नींबू निचोड़ दो, क्या होगा? फटेगा। 100 लीटर दूध में आप नींबू निचोड़ दो, क्या होगा? आप समझ गए ना? तो विश्वास हमारा वो दूध ही है और नींबू क्या है? डाउट। तो डाउट मत कीजिएगा अपने सीनियर पे, इस कॉन्सेप्ट पे, इस बिजनेस पे। हालांकि अगर इस बात के लिए मेरे को ट्रेनिंग लेना पड़े कि ऐसा स्केल क्यों, एक लंबी ट्रेनिंग चली जाएगी, शायद कल की ट्रेनिंग में भी पार्ट को रखा है। फिलहाल मैं यही बताना चाहूंगा कि असफलता होने का जो कारण है उसमें एक कारण क्या है? विश्वास की कमी। 100% जो लोग विश्वास रखते नहीं करते। नेक्स्ट देखिए, अपर्याप्त शिक्षा। कॉम्प्लिकेटेड लाइन है, लिख लीजिए, अधूरी नॉलेज,
नॉलेज लो तो पूरी लो, अधूरी नॉलेज आप मत लो। अधूरा अगर नॉलेज देंगे तो आप फंस जाएंगे। आपको महाभारत पता होगा कई लोगों को, जिसमें अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाता और फंस करके रह जाता है, क्यों? उसके पास नॉलेज अधूरी थी। अधूरा ज्ञान आपको फंसा देगा। एक इंसान ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग ली, बहुत अच्छी ट्रेनिंग ली हवाई जहाज उड़ाने के लिए, और मजा आ गया ट्रेनिंग लेने के बाद। उसका हमेशा से सपना था कि हवाई जहाज उड़ाए, और बहुत एक्साइटेड हो गया कि फाइनली आज इसका सपना पूरा होने वाला है, और वो हवाई जहाज पे बैठ करके हवाई जहाज को उड़ाना शुरू कर देता है। पता नहीं कितना सारा वो चक्कर काटता है। जब वो आसमान में हवा में होता तो अचानक से याद आता है कि यार उड़ाना तो सीख लिया, लेकिन उतारे कैसे? फिर तो मैंने सीखा ही नहीं। क्या होगा फिर? एक छोटा सा उदाहरण बस मैं आपको दे रहा हूं, तो समझिएगा। तो चाय है क्या? रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं ना, अर्जेंट है तो ले लो, डिस्टर्बेंस हो जाएगी, ठीक है? पूरा ज्ञान है वो आपको बता देगा। अधूरी नॉलेज लेकर के आपको नहीं मिलेगी, पूरी नॉलेज चाहिए बिल्कुल। नेक्स्ट लिखिए, अहंकार और घमंड। ऑलरेडी इस टॉपिक को थोड़ा थोड़ा हमने कवर किया थोड़े टाइम पहले। इमोशनल होकर के लोग जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, खास करके अहंकार में। वो अपने ऐसे बात करेगा, देख रहा हूं मैं 2 महीने से, मैंने कितने गेस्ट बुलाए और उन्होंने कितने गेस्ट बुलाए, जाकर के देख लो सर। अहंकार ले डूबेगा। आईएएस की प्रिपरेशन लोग करते हैं, हाँ या ना? तो आईएएस की लोग जो तैयारी करते हैं, जिसमें कि लाखों रुपए खर्च करते हैं, उनको जो पढ़ाने वाले शिक्षक है वो कौन होते हैं? आईएएस होता है क्या वो? नहीं। कौन होता है वो फेल्योर होता है। क्योंकि जब आप और मैं आईएएस की तैयारी कर रहे थे, तो आईएएस ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे थे, आईएएस का टीचर बनने की तैयारी नहीं कर रहे थे। क्योंकि हम नहीं बन पाए तो हम क्या बन गए? शिक्षक। और अगर मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं और जाकर के अगर ये मेरे स्टाफ है, मेरे शिक्षक है, और मैं बनी मन बोलूं, खुद को फेल हो गया, तो अगर मैं टीचिंग कर रहा हूं, मुझे सिखा रहा है कि आईएएस कैसे बने, क्या कभी कोई आईएएस बन पाएगा? तो अहंकार अपने अंदर कभी भी मत आने। रामायण कई लोगों ने देखी होगी, उसमें जो मूवमेंट होता है जहाँ पे रावण मृत्युशैया पे होता है, वो मरने वाला होता है, तो राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि बड़े प्रकार पंडित है ये, इनसे कुछ शिक्षा जरूर दे दो। और ये जाकर के बैठते कहाँ होते हैं? सर के पास, जहाँ पे रावण को सिखाने में कुछ भी मना कर देता है। और जो पहला सबक रावण उनको देता है वो ये कि अगर शिक्षक से सीखना है तो कहाँ पे जाना पड़ेगा? चरणों के पास। बात पैर के पास जाने की नहीं, बात समर्पण की। पैर छूना नहीं, बात समर्पण। बिना पैर छुए भी आप खुद को किसी को समर्पित कर सकते हैं, या एक्टिविटी जो भी करना चाहिए, नहीं क्या उस पर। तो अहंकार और घमंड आपके अंदर नहीं होना चाहिए। कितना पॉइंट लिखा जी आपने? अगला लिखिए, लिस्ट का ना होना। लिस्ट बहुत जरूरी है। आप और मैं कितनी भी बातें कर ले, कितना ही दूसरे को मोटिवेट कर दे, कितनी लर्निंग सीख ले, अगर लिस्ट नहीं है तो काम नहीं होगा। एक जूते के फैक्ट्री में सबसे जरूरी चीज क्या है? चमड़ा, जिसको कि रॉ मटेरियल कहेगा। तो हमारे बिजनेस का जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है, वो क्या है? लिस्ट। अगर लिस्ट नहीं होगा तो बात नहीं होगी। है तो बहुत बढ़िया, इनवाइट कीजिए, नहीं है तो लिस्ट को बनाइए। आप इसलिए आपको तरीका सिखा सकते हैं। और अगर आपने लिस्ट बना लिया तो आगे एक फॉर्मूला है। लिस्ट की स्पेलिंग क्या है? LIST लिखिएगा। L लिखिए, फिर नीचे लिखिए I, उसके नीचे S, उसके नीचे T लिखिएगा। L उसके नीचे I, बहुत बढ़िया है। L के आगे लिखिए let us। L क्या है? फॉर्मूला में बता रहा हूँ। I के आगे लिखिए invite। S के आगे लिखिए someone। SOMEONE। Let us invite someone। और T के आगे लिखिए today। मतलब आज। मतलब समझ गए? लिस्ट आप जानते हैं ना? एक और मीनिंग मैंने बस ऐड किया।
लेट अस इनवाइट समवन टुडे। इसका क्या मतलब हुआ? आइए आज किसी को अप्रोच करते हैं। तो जब भी आप लिस्ट देख रहे हैं तो समझ जाना लिस्ट आपसे क्या कह रहा है, लेट अस इनवाइट समवन टुडे। आप आज किसी को फिर इनवाइट करते हैं। इनवाइट करना मतलब समझ गए ना, अप्रोच करना। तो लिस्ट का ना होना भी आपका सफलता का एक कारण हो सकता है। लिस्ट बनाइए, इनवाइट कीजिए। नेक्स्ट लिखिए रेगुलर अप्रोचिंग ना करना। रेगुलर अप्रोचिंग ना करना। देखो दोस्तों, आदत की बात है। अच्छी आदत लगानी पड़ती है, बुरी आदत लग जाती है। अच्छी आदत लगानी पड़ती है, बुरी आदत लग जाती है। तो अप्रोचिंग करना एक अच्छी आदत है। उनके लिए जो कि कामयाब होना चाहते हैं आपको लगानी पड़ेगी। अगर ब्रेक लोगे तो फिर फ्लुएंसी आपकी टूट जाएगी। कोई व्यक्ति अगर कामयाब नहीं, बिजनेस को छोड़ करके जा रहा, उनके साथ बैठो और पता करो उन्होंने अप्रोचिंग की है नहीं की। आपको पता लग जाएगा कि 2005 अप्रोचिंग के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया, हिम्मत हार दी। तो अगर आप अप्रोचिंग नहीं करते रेगुलर बेसिस पे तो भी आप फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए अपलाइन का सही इस्तेमाल ना करना। ये कौन सा पॉइंट है? अपलाइन का सही इस्तेमाल ना करना। सवाल है कि अपलाइन का सही इस्तेमाल करेंगे कैसे? तो बगल में लिख लीजिए हेडलाइन वर्सेस ड्राइवर। हेडलाइन गाड़ी की हेडलाइन होती है ना, हेडलाइन वर्सेस मतलब बनाम ड्राइवर। कई लोग अपने अपलाइन का इस्तेमाल ड्राइवर की तरह करते हैं, मतलब सब कुछ सीनियर ही करेगा जैसे कि वो आपका ड्राइवर है। नहीं, अगर ऐसा करोगे ना तो समझिए बिजनेस सीनियर का होगा। आपको अगर अपना बिजनेस करना है तो आपको आना पड़ेगा फ्रंट। तो अपलाइन का इस्तेमाल ड्राइवर की तरह मत कीजिए, अपलाइन का इस्तेमाल हेडलाइन की तरह कीजिए। हेडलाइन मतलब जो कि आपको रास्ता देखना है। बोलिए सर बस आप गाइड करो ताकि मैं रूट में कर दूंगा। क्लियर है ना? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, बातें जरूरी थी। मुझे नहीं पता आपने कितना ध्यान से सुना, कितना ध्यान से सीखा। थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आज से 1 या 1.5 या 2 महीने के बाद आप अगर कामयाब होगे बहुत बढ़िया, नहीं काम अगर अटक रहा है, रुक रहा है, तो ये आपके आने का काम करेगा। आप एक बार इसको खोल करके देखिएगा, यकीन मानो इन्हीं में से कोई ना कोई कारण जरूर होगा जिसकी वजह से आपका बिजनेस या फिर आपके गांव का बिजनेस नहीं होगा। बाकी आप लोगों ने इतना समय दिया, मुझे सुना, आपका शुक्रिया। जाने से पहले 2 छोटी सी चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज, हम सभी यहाँ पे आज एक मिशन के साथ और हमारा एक बहुत बड़ा दुश्मन, बहुत बड़ा दुश्मन, मैं चाहता हूँ दुश्मन कौन खत्म करें? साथ देंगे मेरा? हम सब कहीं ना कहीं एक शब्द के शिकार हैं जो कि हमारे माथे पे लगा था, और वो है गरीबी। आप जब घर से निकले थे यही वो दुश्मन था जिसको खत्म करने के लिए आप क्या निकले थे। और ये विजुअलाइजेशन वाली बात है कि जिसको क्या आपको खत्म करना, आज खत्म करें दुश्मन को। सभी अपने डायरी से एक पेज फाड़िए सभी, और आज हम लोग हिसाब बराबर करेंगे। तैयार है दोस्त? क्या नाम है? साजिद जी, फाड़िए एक पेज सारे लोग, और मोटे मोटे अक्षर में लिखो गरीबी। लिखो लिखो उसके बड़े से अक्षर में गरीबी। मतलब चौड़ा घुमाइए, लिखो बड़े अक्षर में गरीबी। पहचानिए कौन है ये वही दुश्मन है जो कि हमारे पेरेंट्स को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। हम छोटे से कमरे में कंप्रोमाइज कर रहे हैं। हम अपने गली मोहल्ले में, अपने शहर में बड़ा सा विशाल मकान लेकर के आते हैं और अपने घर में, अपने परिवार में छोटे से कमरे में, छोटे से मकान में एडजस्ट करते हुए देखते हैं, ये जानते हुए कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए अपने सपनों का गला घोंट दिया
प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दर्द होता है उस वक्त, हमें तब दर्द होता है जब हम देखते हैं कि हमारी माता जी, हमारी बहनें उस बस में ट्रेवल कर रही, शहर में लोगों की बस होता है, बहुत ज्यादा भीड़ है, लोग धक्के खा रहे होते हैं और हमें तकलीफ होती है कि सिस्टर हमारे सुरक्षित नहीं, हमारी माताएं सुरक्षित नहीं है, लेकिन हम लोग मजबूर हैं, हमारे पास ऑप्शन नहीं कि हम गाड़ी खरीद पाए और हमें दर्द होता है। आप और मुझे तब दर्द होता है जब रक्षाबंधन का समय आता है, सिस्टर को गिफ्ट करना होता है और उस वक्त भी पिताजी के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। पिताजी से पैसे लेकर के हम लोग सिस्टर को गिफ्ट करते हैं, बहन तुम्हारी है, पापा की नहीं ना, तो गिफ्ट तो तुम दोगे ना। लेकिन हमें दर्द होता है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है और हम सबका एक दुश्मन है। वो दुश्मन कौन है? हम ही चाहते कि हम लोग भी खैरात करें, हम भी ज़कात करें, हम भी कुछ बड़ा करें, हमारा भी बड़ा नाम रोशन हो, लेकिन कहते हैं नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, खुद का खाने का नहीं पता तो किसी और की क्या मदद करे। और फिर से वो दुश्मन हमारा एक बना हो जाता है जिसका नाम क्या है? गरीबी। किसी शादी के फंक्शन में जब लोग जाते हैं, देर रात तक वहां पे पहुंचते हैं, रात में जब लौटना पड़ता है 12 बजे और 1 बजे, हमारे को कुछ भी मिलता नहीं है। हमारी सिस्टर वहां पे खड़ी है, हमारी मम्मी वहां पे खड़ी है और हम तब सोचते हैं काश हमारे पास भी पैसा होता, हमारे पास भी गाड़ी होती, हम सेफली अपने माँ बाप को या फिर मम्मी को, अपने बहन को लेकर के घर पे पहुंचते हैं। किसी वजह से सेकेंड हैंड स्कूटी किसी के पास है, उस पे 3-3 लोग बैठे हुए हैं, रात में सर्दी का समय लोग ठिठुर रहे हैं और फिर भी मैनेज करके हम लोग घर पे पहुंचते हैं और फिर से ख्याल आता है कि एक हमारा दुश्मन, वो दुश्मन कौन है? गरीबी। और ये इंडस्ट्री दोस्तों आपको ताकत देगी, ये सिस्टम, ये कंपनी आपको देगी, दुश्मन को आप खत्म कर पाएंगे आने वाले समय में। लेकिन आज मैं चाहता हूँ वो फीलिंग आपके अंदर पहुंचे, इस गरीबी को हम खत्म करने तैयार है सभी? जलाएंगे देखो उसको फर्श पे और खुद करो उस पे कि खत्म कर रहा है, जिसको खुद नष्ट करना है उस पे। गरीबी 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 और कुटो रगड़ देंगे रगड़ देंगे रगड़ देंगे रगड़ देंगे गरीबी को। एक जबरदस्त अप्रोच होना चाहिए आप सभी के। और मेरा भी नहीं भरा, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर ज्यादा किया ना तो होटल वाले नीचे आ जाएंगे कि मेरा बता लगेगा। तो इस दर्द को बचा करके रखे हुए, जब भी दिमाग में आने की दुश्मन है, तुरंत से लिखिए उसको कॉपी पे, उस पन्ने पे लिखिए और मैं उसको खत्म कर दो। किसी की मजाल नहीं है कि आपके साथ को पूरा करते हुए आपके आचरण के बाधा बने। आज से अपनी हार दिया गरीबी के लिए जितने भी गेस्ट को अप्रोच करना हो, जितनी भी बड़ी टीम बनानी हो, चाहे लोग छोड़ करके क्यों में चले जाए, हम अपने सपने को पूरा करेंगे। और ये जो दुश्मन जो हमने पाल रखा है, हमारे खानदान ने पाल रखा और हमारे ऊपर ठप्पा लग गया है कि तुम लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकते हो, इस सपने को दूर करना है, दुश्मन को हमारे को दूर करना है। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सुना। कल दोबारा आपसे